नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपना जो 22 टॉपिक है 22वें नंबर का वन एवं वन्यजीव संरक्षण उसका दूसरा भाग देखेंगे। तो इसके पहले भाग में मैंने आपको वन संरक्षण के बारे में सभी जानकारी दे दी है। अब इस वीडियो में हम लोग वन्यजीव संरक्षण मतलब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले भूमिका बनाते हैं, तो उसमें कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं। मानवीय गतिविधियों के कारण पिछले कुछ वर्षों से अनेक जीव जंतुओं की संख्या तेजी से लुप्त होती जा रही है। ये बात तो सभी के मतलब जानकारी में होगी ही कि पिछले कई सालों से, जैसे पहले गिद्धों के बारे में था कि अपने यहाँ बहुत होते थे, जैसे चीते अपने यहाँ से तो बिल्कुल विलुप्त ही हो गए। अब उनको फिर से इंट्रोड्यूस किया गया है मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में। इसी तरह गौरैया जो पक्षी है उसकी भी संख्या काफ़ी कम हो गई है, तो उसी के बारे में बात हो रही है। ऐसे जीवों के संरक्षण के लिए विश्व में प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये जीव जो धीरे धीरे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त की कगार पे हैं, तो उनके कंजर्वेशन के लिए अब लोग जागरूक हुए हैं। अलग अलग देश अपने अपने लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसके लिए कार्य कर रहे हैं। अगला पॉइंट है IUCN। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसके द्वारा वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त जीवों और पेड़ पौधों का एक सूचीबद्ध आंकड़ा तैयार किया जाता है, जिसे रेड डेटा बुक कहते हैं। तो जो IUCN है ना, वो संकटग्रस्त जो जीव जंतु होते हैं उनका एक डेटा तैयार करता है, जिसको रेड डेटा बुक कहते हैं। और इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा पहले से। रेड डेटा बुक में शामिल जीवों के संरक्षण की कवायद पूरी दुनिया में की जाती है। ये जो IUCN के रेड डेटा बुक है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके आधार पे अलग अलग देशों में जो जीव विलुप्त हो रहे हैं या विलुप्त की कगार पे हैं, उनके संरक्षण के लिए अलग अलग योजनाएं शुरू की जाती हैं। अगला पॉइंट है, इसी के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय ने मार्च 2011 को जारी एक रिपोर्ट में 57 जीवों को क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज घोषित किया है। तो अब ये भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 9 मार्च 2011 को 57 जो जीव हैं उनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज घोषित किया है, जिनको मतलब विशेष रूप से खतरा है, तो उनके संरक्षण की ज़रूरत है। अगला पॉइंट है, IUCN किसी जीव को क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज श्रेणी में रखने से पहले निम्न 5 बिंदुओं पर विचार करता है। तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड ये लिस्ट है ना, इसमें वो जीव रखे जाते हैं जो बहुत कम संख्या में बचे हैं और बिल्कुल यदि इन पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये विलुप्त हो जाएंगे। सबसे पहले मतलब यही विलुप्त होते हैं जिनके विलुप्त होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। तो इस लिस्ट में रखने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। वो 5 बिंदु जो हैं जिन क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है वो यहाँ पे बताए गए हैं। पहला बिंदु क्या है, पिछले 10 वर्षों में या 3 जनरेशन में उस जीव की 80% से भी अधिक आबादी कम हो गई हो। तो क्या देखा जाता है कि पिछले 10 वर्ष या पिछली 3 जनरेशन में जो कोई जीव है उसकी आबादी यदि 80% से कम हो गई हो। दूसरा पॉइंट है, उस जीव के भौगोलिक परिवेश में बहुत तेज़ी से बदलाव आया हो। तो जो उसका नेचुरल हैबिटेट है उसमें तेज़ी से चेंज आया हो। तीसरा पॉइंट है, एक ही जनरेशन में या पिछले 3 वर्षों में उस जीव की आबादी या तो 25% कम हुई हो या उस जीव की आबादी कम होकर 250 रह गई हो। तीसरे पॉइंट में क्या बोल रहा है कि अभी जो पीढ़ी है उसकी पीढ़ी की बात हो रही है, तो उसमें 3 वर्षों में पिछले उसकी आबादी 25% कम हो गई हो, या जो अभी आबादी है वो संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो 250 बची हो। चौथा पॉइंट है, वयस्क जीवों की आबादी 50 से भी कम रह गई हो। अब एडल्ट की बात हो रही है, तो एडल्ट जो पॉपुलेशन है वो 50 से कम रह गई हो। और लास्ट पॉइंट है, उस जीव के जंगल से विलुप्त होने का खतरा हो। यदि ये 5 पॉइंट किसी पे लागू होते हैं किसी भी स्पीशीज पे, तो उसको IUCN की
क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज लिस्ट में डाला जाता है। अब हम लोग देखेंगे वन्य जीवों की घटती संख्या के कारण कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो वाइल्ड एनिमल्स हैं और उनकी स्पीसीज हैं वो कम होती जा रही हैं। वन्य जीवों के विनाश के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, उनमें से कुछ प्रमुख निम्न हैं। तो कई फैक्टर्स हैं जिस पे बेस्ड है, तो उसमें से हम लोग कुछ देखेंगे यहाँ पे। तो पहला है प्राकृतिक आवास की हानि। जो नेचुरल हैबिटेट है वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं, वनों की कटाई तेज़ी से हो रही है, इसकी वजह से जो प्राकृतिक आवास है जीवों का वो नष्ट हो रहा है। तो ये एक कारण है। तो लिखा है कई निर्माण परियोजनाओं, सड़कों, बांधों आदि को बनाने के लिए जंगलों की अनावश्यक रूप से कटाई इसके लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए अनावश्यक रूप से जंगलों को यदि काटा गया है तो ये नेचुरल हैबिटेट लॉस के लिए जिम्मेदार है। ये गतिविधियां वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जीव नए वातावरण में ढलने में असहज महसूस करते हैं और कई बार मानव आबादी के संपर्क में आने से उनके जीवन का खतरा बढ़ जाता है। तो नेचुरल हैबिटेट नष्ट हो रहा है तो वो दूसरी जगह पलायन करेंगे, और दूसरी जगह की जो परिस्थितियां हैं ना, यदि उनके अनुकूल नहीं हुई तो जीव जंतु वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि जीव जंतु जंगलों को से बाहर आ जाते हैं इंसानी इलाके में, तो फिर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है ना वो बढ़ जाता है। अगला जो रीजन है वो है संसाधनों का अत्यधिक दोहन। जो नेचुरल रिसोर्सेस वनों में पाए जाते हैं उनका अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कई जो जातियां हैं वो कई स्पीसीज हैं जीव जंतुओं की वो नष्ट होने की कगार पे पहुंच गई हैं। वही यहाँ पे लिखा है कि वन संसाधनों के अत्यधिक दोहन के परिणाम स्वरूप उस पर आश्रित कई वन प्रजातियों के विलुप्त होने का संकट उत्पन्न हो जाता है। अगला पॉइंट है शिकार और मनोरंजन। कई जीव जंतुओं का पिछले दशकों में तेजी से शिकार हुआ है, इंग्लिश में पोचिंग बोलते हैं। इलीगल पोचिंग बहुत हुई है, क्योंकि शिकार तो अब राजा महाराजा लोग किया करते थे अपने मनोरंजन के लिए, लेकिन अब क्या किया जाता है, जो शिकार है ना, जो शिकार है वो इसके लिए किया जाता है कि जो जंगली जीवों के अंग है ना वो काफ़ी बड़ी कीमत में बिकते हैं, जैसे बाघों के और खाल जो है ना, कुछ लोग ये अपने घर में सजा के रखते हैं। ऐसे ही हाथी दांत जो हैं और दूसरे कई अंग हैं जो कई मेडिसिन के रूप में भी यूज किए जाते हैं, सींग यूज किए जाते हैं। तो वही लिखा है यहाँ पे पिछले। और मनोरंजन का मतलब रिक्रिएशनल है, मनोरंजन की जो एक्टिविटीज़ है ना वो भी इको टूरिज्म, इस तरह से गवर्नमेंट इसको बढ़ावा दे रही है। तो जंगल में जब हस्तक्षेप बढ़ेगा ना तो उसकी वजह से भी कई जो जीव जंतु हैं ना वो प्रभावित होते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा है। पिछले कुछ वर्षों में अवैध शिकार की घटनाएं तेज़ी से बढ़ी हैं। इसका कारण वन्य जीवों के विभिन्न अंगों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आकर्षक कीमत है। उदाहरण के लिए हाथी दांत, सींग, खाल आदि का बड़े पैमाने पर व्यापार किया जाता है। इनका प्रयोग सजावट के रूप में व अन्य औषधीय गुणों के कारण होता है। तो लोगों को अलग अलग पता नहीं कहीं से जानकारी मिल जाती है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि इस जानवर की ये चीज़ है, जैसे कस्तूरी मृग है, इसका भी पोचिंग की जाती है कस्तूरी निकालने के लिए। अगला रीजन है रिसर्च पेपर्स के लिए जानवरों का उपयोग। तो जो रिसर्च की जाती है ना उसके लिए भी कई जानवरों का प्रयोग किया जाता है। तो जब रिसर्च कर रहे हैं ना तो उसके कई बार गलत प्रभाव भी पड़ते हैं, और अब जो जीव जंतु यूज कर रहे हैं ना उसकी डेथ भी हो जाती है कई केस में। तो इसकी वजह से भी कई प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो रही हैं। अगला रीजन है प्रदूषण। जो पॉल्यूशन है ना वो भी बढ़ रहा है तेज़ी से। अब ये कई तरह का हो सकता है, सॉयल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन। तो इसकी वजह से कई जो प्रजातियां हैं वो पेड़ पौधों की हो या जानवरों की वो प्रभावित हो रही हैं। और इस जैसे लिखा है दूषित जल से जैव विविधता, जो एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी है, समुद्री जैव विविधता है, वो भी प्रभावित होती है।
पानी में मौजूद रसायन समुद्री जलचरों की गतिविधियों को बिगाड़ते हैं। अब पानी में हानिकारक सब्सटेंस यदि मिल जाते हैं तो उसमें रहने वाले जीव जंतु कई बार तो मर जाते हैं और दूसरी उनको कई एक्टिविटीज़ प्रभावित होती हैं। ऐसे मूंगा जो चट्टानें हैं, कोरल जो रीफ्स हैं, वो भी प्रभावित हो रही हैं जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जो। अगला है जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कारण तो है ही है। जलवायु परिवर्तन के कारण जीव जंतु बदली हुई परिस्थितियों में अपने आप को ढालने में सक्षम न होने के कारण विलुप्ति की कगार पर पहुंच जाते हैं। एक्सट्रीम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है ना जो, वो उत्पन्न हो रहे हैं, इसकी वजह से कई बार जीव जंतु सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ये हो गए कारण। अब हम लोग देखेंगे वन्यजीव संरक्षण के प्रकार। तो जो वन्यजीव संरक्षण है वह दो तरह का होता है। पहला लिखा है इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इन सीटू मतलब साइट पे। तो जब जो जीव जंतु है ना उनको उनके नेचुरल हैबिटेट प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो उसको इन सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। जैसे जो राष्ट्रीय उद्यान है या टाइगर रिजर्व हैं या एलिफेंट रिजर्व हैं तो उनको वहीं पे उनके नेचुरल हैबिटेट में संरक्षित किया जाता है, तो इसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। और दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो इसमें क्या होता है कि जंगल के जीव हैं ना उनको उनके प्राकृतिक आवास से निकाल कर कुछ कंट्रोल्ड परिस्थितियों में रखा जाता है और उनका कंजर्वेशन किया जाता है, तो इसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो इसमें क्या होता है, जीन बैंक जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर, कैप्टिव ब्रीडिंग और जो जूज हैं मतलब जो चिड़ियाघर जैसे बोलते हैं, तो ये सब आते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन में। अब हम लोग देखेंगे भारत में वन्यजीव संरक्षण के प्रयास। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे रखी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई टॉपिक इसमें कवर होते हैं। पहला पॉइंट लिखा है देश में संकटग्रस्त जीव जंतु प्रजातियों में लगातार वृद्धि के कारण वन्यजीव संरक्षण के लिए समय समय पर अनेक प्रयास किए गए हैं। ओके, तो क्या प्रयास किए गए हैं हम लोग देखते हैं अगली लाइन से। अगला जो पॉइंट दिया गया है, क्या लिखा है, वन्यजीव संरक्षण के लिए वर्ष 1952 में एक केंद्रीय सलाहकार समिति बनाई गई और इसे इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ IBWL बोलते हैं। ये हम लोग भारतीय जो वन्यजीव कार्य योजना थी ना उसमें इसको मैंने बताया था, तो उसका वो यहाँ पे भी इसके ये जो टॉपिक है ना इसमें इसको बताया गया फिर से कि 1952 में इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के नाम से एक सलाहकार समिति बनाई गई थी केंद्र सरकार द्वारा। लिखा यह वन्यजीव संरक्षण की अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी और निर्देशन करने वाली शीर्ष सलाहकारी निकाय है, मतलब भारत का टॉप लेवल का एक ये एडवाइजरी कमेटी है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री और सदस्य पर्यावरणविद होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है ना इसके जो चेयरमैन है वो कौन होते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अगला पॉइंट लिखा है IBWL राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना बनाता है। तो ये IBWL राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना बनाता है जो वन्यजीव संरक्षण के लिए कार्यनीति और कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करती है कि वन्यजीव संरक्षण के लिए क्या प्रोग्राम को फॉलो करना है वो बनाने का कार्य ये करता है राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना। वर्तमान समय में तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना चल रही है, NWAP मतलब नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना। अभी तीसरी चल रही है और इसका कार्यकाल 2017 से 2031 तक है। अगला पॉइंट है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण जो अधिनियम है वो ये है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। क्या लिखा है, वन्यजीव संरक्षण और विलुप्त हो रही प्रजातियों के संरक्षण के लिए ये दिशा निर्देश देता है। दुर्लभ और विलुप्त हो रही प्रजातियों के व्यापार पर इस अधिनियम ने रोक लगा दी है। तो जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनके व्यापार पर रोक लगा दी गई है इस अधिनियम के तहत। अगला पॉइंट है इसके प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है। तो इसमें पनिशमेंट का भी प्रोविजन किया गया है कि यदि आप इसके
जो प्रावधान है उसका उल्लंघन करेंगे तो आपको पनिशमेंट भी दिया जाएगा। इसमें जंगली जानवरों के खिलाफ अपराध करने के लिए इसमें इस्तेमाल किए गए उपकरण, वाहन और हथियार को जब्त करने का भी प्रावधान है। तो यदि जंगली जानवरों के खिलाफ अपराध करने के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है उपकरण, अपरेटस या व्हीकल और हथियार जो यूज किए जा रहे हैं उनको भी जब्त किया जा सकता है। अगला पॉइंट है वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। ये अगली संस्था हो गई। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जंगली जानवरों व उनके उत्पादों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए गठित किया गया। तो वन्य जीवों के जो उत्पाद है ना उनके अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो इसकी गठन किया गया। अगला पॉइंट है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य तथा टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। तो वन्य जीवों को यहाँ पे संरक्षित किया जाता है। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व यहाँ पे। वर्तमान समय में भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान और 53 टाइगर रिजर्व हैं। ये डेटा बिल्कुल लेटेस्ट है और यही याद रखिए। नेशनल पार्क्स इंडिया में इस समय 106 हैं और टाइगर रिजर्व 53 हैं। कई स्टूडेंट्स 54 भी पढ़े होंगे। तो 54 तब हो जाते हैं जब जो जिम कॉर्बेट है ना उसका जो बफर एरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है उसको अमानगढ़ बोलते हैं। तो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व को अलग से नहीं जोड़ना, वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंतर्गत ही आता है। तो ये 53 हो गया। अगला पॉइंट है वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एक सेंट्रल जू अथॉरिटी का गठन किया गया है। तो अगली जो संस्था है वो है सेंट्रल जू अथॉरिटी, जिसका उद्देश्य क्या है, देश के प्राणी उद्यानों जो जू अलग अलग स्टेट्स में हैं उनके प्रबंधन की देखभाल करना, उनके जो मैनेजमेंट है उसको देखना। अगला पॉइंट है देहरादून में एक वन्य जीव प्राणी संस्थान भी स्थापना की गई है। तो वन्य जीव संस्थान कहाँ पे है, देहरादून में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला पॉइंट है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता तथा वन्य जीव संरक्षण आदि संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर कार्य करता है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय है वो जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण से संबंधित जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके हिसाब से उन संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करता है। अगला पॉइंट है भारत ने कोएलिशन अगेंस्ट, ये अगेंस्ट यहाँ पे ना एन गायब हो गया है, अगेंस्ट है ये, कोएलिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, शार्ट में बोलते हैं CAWT। इसमें भाग लेकर USA के साथ मिलकर वन्य जीवों के अवैध व्यापार के विरुद्ध कार्य किया है। तो भारत ने USA की ये जो प्रयास था उस USA ने ये बनाया है कोएलिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। तो इसका मेंबर भारत भी है। तो भारत ने इसके साथ मिलकर वन्य जीवों के अवैध व्यापार के लिए कार्य किया है। कुछ अब हम लोग प्रोजेक्ट देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर में पहले ही बता चुका हूँ जब राष्ट्रीय उद्यान जब वो पढ़ रहे थे टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व, लेकिन इसमें कुछ मैंने एक्स्ट्रा जानकारी भी दी है। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को बाघों के संरक्षण के लिए कोष वृद्धि मतलब धन इकट्ठा करने और जन जागरूकता के दिशा में किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयाणों के फलस्वरूप जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ से शुरू किया गया था। तो कब शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर को, 1 अप्रैल 1973 को। कहाँ से शुरू किया गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू किया गया था। इसका नेतृत्व WWF ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है ना उसके गॉय मॉनफोर्ट, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे इसका नेतृत्व किया था। और भारत में कैलाश सांखला, इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर का भारत में नेतृत्व किया था। अगला पॉइंट है सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2018 में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 2967 हो गई। तो अभी लेटेस्ट जो डेटा है वो यही है, भारत में जो बाघों की संख्या है वो 2967 है। तो ये भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। अगला पॉइंट है 4 सितंबर 2006 को बाघ संरक्षण के प्रयासों की सफलता का आकलन करने के लिए और बाघों की संख्या तथा उनके पारितंत्र मतलब इकोसिस्टम पर नज़र रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण मतलब NTCA इसका गठन किया गया था।
तो बाघ संरक्षण के लिए जो इम्पोर्टेंट संस्था है वो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ये प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में बाघों की स्थिति और उनके प्राकृतिक आवास के राष्ट्रीय आकलन का कार्य करता है। तो हर 4 वर्ष में ये रिपोर्ट जारी करता है। अब अगला है प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है इसको केंद्र सरकार ने फरवरी 1992 में हाथियों के आवास एवं गलियारों की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया था। तो आवास मतलब हैबिटेट और गलियारा मतलब जहाँ से पास करते हैं। तो क्या होता है कि जो जीव जंतु होते हैं ना हमेशा एक जगह पर रहते हैं। नहीं, ये तो है नहीं कि हाथी यहाँ पे रह रहे हैं तो यहीं पे रहें फिर दूसरी जगह न जाएं। तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रास्तों का जिनका प्रयोग करते हैं उनको गलियारा बोलते हैं। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र हरियाणा में खोला गया है। तो इंडिया का पहला जो हाथी पुनर्वास केंद्र है वो हरियाणा में है। अगली परियोजना है मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। इसका 1974 में शुरू किया गया था मगरमच्छों के संरक्षण के लिए। अगला पॉइंट इसमें क्या है, इस परियोजना के तहत 1978 तक कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। तो मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के तहत 1978 तक 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद में केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। तो जो केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान है वो हैदराबाद में है। प्रजनन और प्रशिक्षण इतना याद रखिए आप। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग। अगला पॉइंट है ओडिशा के भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें खारे पानी के मगरमच्छों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में जो खारे पानी के मगरमच्छों की सर्वाधिक संख्या वो भीतरकनिका नेशनल पार्क में पाई जाती है जो ओडिशा में है। लास्ट जो प्रोजेक्ट है वो है जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे वो है गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट। क्या लिखा हुआ है, गिद्ध संरक्षण के लिए हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो ये केंद्र सरकार का नहीं है, ये इन दो संस्थाओं के बीच का, हरियाणा का जो वन विभाग है और बॉम्बे का नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, उसके बीच 2006 में एक समझौता हुआ। इसमें कहा गया कि भारत में अधिकांश गिद्धों की मृत्यु पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफिनेक इसके उपयोग के कारण होती है। तो इसका बारे में तो सुना ही होगा आप लोगों ने कि डाइक्लोफिनेक जो है ना, जो दवा दी जाती है ना जानवरों के मवेशियों के उपचार के लिए, तो उन जिन मवेशियों के उपचार के लिए ये दवा यूज की गई तो उनके डेथ के बाद यदि गिद्ध इनका मांस खाते थे तो वो डाइक्लोफिनेक गिद्धों के शरीर में पहुंच जाता था और वो जिससे उनकी डेथ हो जाती थी। अगला पॉइंट लिखा है एशिया से समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए सेव मतलब सेविंग एशियाज वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन। एस का मतलब है सेविंग, ए का मतलब होता है एशियाज, वी का मतलब वल्चर्स और ई का मतलब फ्रॉम एक्सटिंक्शन। ये प्रोग्राम शुरू किया गया था गिद्धों के संरक्षण के लिए और इस प्रोग्राम के तहत जो डाइक्लोफिनेक है ना इसके प्रयोग पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये हो गया आपका 22वां टॉपिक कंप्लीट। अब आपके 4 टॉपिक बचे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि पर डे आपका एक लेक्चर अभी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक मैं बनाऊँ। वो आपके सिलेबस से रिलेटेड हो सकता है या प्रैक्टिस सेट भी हो सकता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।